विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है इटली में फांसीवाद का उदय। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, इन दो देशों ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया और द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इनकी जो नीतियाँ थी वो उग्रपंथी नीतियाँ थी। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को कत्लेआम किया था, तरह तरह के तरीके अपनाकर। इसमें इटली जो फांसीवाद का जो एक बहुत बड़ा तानाशाह था वो था बेनिटो मुसोलिनी। तो जर्मनी में नाजीवाद का बहुत बड़ा तानाशाह था एडोल्फ हिटलर। हिटलर और मुसोलिनी, इन दो लोगों ने केवल लोगों को सताने के लिए जन्म लिया। तो इटली में फांसीवाद, इसमें बेनिटो मुसोलिनी का जन्म सन 1883 में इटली के रोमाग्ना नगर में हुआ। उसके पिता लोहार था और समाजवादी विचारों का समर्थक था। उसकी माँ शिक्षिका और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अपनी अध्यापिका माता की प्रेरणा से मुसोलिनी 18 वर्ष की आयु में एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापक बन गया। उन दिनों सरकार ने अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम बना दिया, जिससे बचने के लिए वह इटली छोड़कर स्विट्जरलैंड, यानी 1902 से लगाकर 4 तक वो स्विट्जरलैंड में रहा। यहाँ वह उच्च शिक्षा के लिए लॉजेन व जेनेवा के विश्वविद्यालयों में भर्ती हो गया। स्विट्जरलैंड में मुसोलिनी समाजवादियों के प्रभाव में आया और उसने कारीगर का काम करते हुए अनेक मजदूर संघों की स्थापना में अपना योगदान दिया। उसने फैक्ट्रियों के मजदूरों को भड़काकर उनसे हड़ताल करवानी प्रारंभ कर दी। बार बार की जाने वाली हड़तालों से परेशान होकर सरकार ने उसे स्विट्जरलैंड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। इटली वापस लौटने के बाद यहाँ भी उसने शिक्षण कार्य के साथ समाजवादी गतिविधियों को जारी रखा। इल पोपोलो नामक समाचार पत्र का संपादन किया। इसके बाद उसने ला लेटा दी क्लासे, यानी वर्ग संघर्ष नामक अखबार भी निकाला। किसानों को भड़काकर विद्रोह करवाने के आरोप में 1908 में उसे कारावास की सजा हुई। कारागार से मुक्त होने के बाद वह ट्रेंट चला गया। वहाँ वह साम्यवादी विचारों के प्रचार के साथ ट्रेंट को इटली में शामिल कराने का आंदोलन करने लगा और ऑस्ट्रिया की सरकार ने उसे ट्रेंट से निकाल दिया। वह पुनः इटली आ गया, पत्रकार का कार्य करने लगा। 1912 में वह इटली के प्रधान समाजवादी पत्र अवंती का मतलब है आगे बढ़ो, आगे चलो का संपादक बन गया। समाजवादी आंदोलन से पूरी तरह जुड़े होने के कारण अन्य समाजवादियों की तरह ही मुसोलिनी भी प्रारंभ में युद्ध का विरोधी था। 1911 में ट्रिपोली के युद्ध का विरोध करने के कारण उसे कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अक्टूबर 1914 में अपनी नीति बदलते हुए उसने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए इटली को मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में भाग लेना चाहिए। इसने न केवल इटली ऑस्ट्रिया से अपने प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर सकेगा, अपितु साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। उसने लिखा है कि केवल रक्त ही इतिहास के पहियों को आगे चला सकता है। मुसोलिनी को अपने इन विचारों के कारण समाजवादी पत्र अवंती के प्रधान संपादक पद से हटा दिया गया। इसके बाद उसने अपने विचारों के प्रचार के लिए मिलान से एक नया समाचार पत्र इटली की जनता, यानी एल पोपोलो डी इटालिया नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। कहा जाता है कि इस समाचार पत्र को चलाने में उसे फ्रांस से काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। इस प्रकार जो मुसोलिनी का अगला कार्य था वो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लेना, और इस प्रथम विश्व युद्ध में इटली के 6 लाख सैनिक मारे गए। 12 अरब डॉलर अमेरिकी मुद्रा खर्च हुई और लगभग 3 अरब डॉलर की नागरिक संपत्ति की भी हानि हुई। इस कारण पेरिस सम्मेलन से उपजी निराशा और असंतोष ने इटली के तत्कालीन संसदीय सरकार को बदनाम कर दिया। इस प्रकार
1915 में जब इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ तो मुसोलिनी ने भी इसका एक साधारण सैनिक की भांति सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लिया। वीरतापूर्वक कार्य के लिए उसकी पदोन्नति कारपोरल के रूप में की गई, किंतु 1917 में घायल हो जाने के बाद युद्ध मोर्चे से उसे वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार मुसोलिनी फासिस्ट विचारधारा की वकालत करने लगा। मुसोलिनी डार्विन के इस सिद्धांत से प्रभावित था कि जो जीवन संघर्ष की प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सकते वे नष्ट हो जाते हैं। वह युवकों से कहता था, तुम खतरनाक बनकर जीवन जियो। वह युद्ध में विश्वास करते हुए कहा करता था कि इतिहास बताता है कि युद्ध ही वह तथ्य है जो मानवता के विकास के साथ चलता है। मनुष्य के लिए युद्ध उतना ही आवश्यक है, स्वाभाविक है, जितना कि एक स्त्री के लिए मातृत्व शक्ति व भावना है। मैं शाश्वत शांति में यकीन नहीं करता, ये मुसोलिनी का कथन था। फासिस्ट दल या फासिज्म या फासीवाद लैटिन भाषा के फेसकस और इटालियन शब्द फेसियो से बना है। फेसकस प्राचीन रोमन साम्राज्य की शक्ति व एकता का प्रतीक चिन्ह था। इस शब्द का अर्थ है युद्ध के फरसे के चारों ओर लिपटी हुई लकड़ियों का लाल फीते से बंधा गट्ठर। इतालवी शब्द फेसियो का अर्थ है सभी वस्तुओं पर राज्य का नियंत्रण। प्रोफेसर लिप्सन के अनुसार फासीवादी विचारधारावादी जो विरोधी थे वो थे शांतिवाद के, व्यक्तिवाद के, समाजवाद के और जनतंत्रवाद के विरोधी थे। ये फासिस्टवादी जो भी थे। फासीवाद समग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हुए संसद, साम्यवाद, बहुराष्ट्रीय यहूदी समाज समुदाय, राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति गहरा वैमनस्य रखता है। फासिस्ट दल का नारा था ट्रस्ट ओबे फाइट, यानी विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और संघर्ष करो। इटली को प्रथम विश्व युद्ध जनित निराशा की स्थिति में उबारने के लिए मुसोलिनी ने 23 मार्च सन 1919 को मिलान नगर में भूतपूर्व सैनिकों तथा युवा देशभक्तों की सहायता से फासियो डी कम्बेटिमेंटो, शाब्दिक अर्थ है योद्धा समूह या जुझारू दल नामक संगठन की स्थापना की। इस दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी उनका प्रधान कमांडर था, जिसे इल डूचे ड्यूस इटालियन भाषा में इसका अर्थ है शिखर नेता कहा जाता था। इस प्रकार सर्वप्रथम फासिस्ट दल की स्थापना मार्च 1919 में बोल्शेविज्म के विरोध में हुई, किंतु मुसोलिनी का कहना था कि फासिस्ट लोग न पार्टी है, न पार्टी बनना चाहते हैं, न पार्टी बन सकते हैं। वास्तव में फासिस्ट पार्टी विरोधी आंदोलन है। मई 1921 के निर्वाचनों में 35 सीटों जीतने के बाद नवंबर 1921 में फासिस्टों ने विधिवत एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। मुसोलिनी का जो अगला कदम है वह है रोम अभियान। 24 अक्टूबर सन 1922 को फासिस्ट दल के नेपल्स सम्मेलन में 40,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुसोलिनी ने घोषणा की कि यदि शासन उसे नहीं सौंपा गया तो वह अपने स्वयंसेवकों की सहायता से 27 अक्टूबर को रोम पर चढ़ाई कर देगा। इस स्थिति का ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्थिति को हुई विटोरियो वेनेटो की प्रसिद्ध लड़ाई में इटली ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। मांगे स्वीकार न होने के कारण मुसोलिनी के 50,000 स्वयंसेवकों ने रोम पर चढ़ाई कर दी। भयभीत प्रधानमंत्री फेक्टा की सरकार ने 28 अक्टूबर को त्यागपत्र दे दिया तो राजा विक्टर एमुनुएल तृतीय, जिसका कार्यकाल था 1900 से 1944, ने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। 30 अक्टूबर सन 1922 को मुसोलिनी स्वयंसेवकों से अलग ट्रेन से रोम पहुंचा। उसी दिन उसने नए मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने समस्त सत्ता अपने हाथों में लेने के उद्देश्य से संसद को धमकाकर 1 वर्ष के लिए समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिए। नवंबर 1923 में उसने एक नया निर्वाचन कानून पास करवाया, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि सामान्य निर्वाचन में जिस दल को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त हो उसे लोकसभा में 2/3 स्थान मिले और शेष 1/3 बाकी दलों में प्राप्त मतों के अनुपात में बांटे जाए। इस प्रकार जो अगला कदम था वो था नए कानून के अनुसार अप्रैल 1924 में सामान्य निर्वाचन
इसमें मुसोलिनी को स्पष्ट बहुमत मिला, किंतु सोशलिस्ट नेता मैटिओटी ने नई संसद के प्रथम अधिवेशन में ही निर्वाचन में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया चुनाव को रद्द करने की मांग की। इस घटना के 3 दिन बाद ही मैटिओटी की हत्या कर दी गई। मैटिओटी की हत्या मुसोलिनी द्वारा किए जाने वाले दमन का प्रारंभ था। इसके बाद उसने अपने विरोधियों को चुन चुन कर मार डाला। इस प्रकार जो मुसोलिनी का एक प्रसिद्ध कथन था वो था, प्रत्येक वस्तु राज्य के भीतर, कोई वस्तु उसके बाहर नहीं, न ही कोई वस्तु उसके विरुद्ध हो सकती है। इस प्रकार राज्य की जनता की समस्त शक्तियां, आशाओं, हितों को उनका रूपांतर करने तथा उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए अपने में विलीन कर लेना है। उसने राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन समझा है, यानी प्रथम राज्य फिर व्यक्ति। फासिस्ट युवक संगठन। मुसोलिनी ने युवकों को कट्टर फासिस्ट बनाने के लिए एक शिक्षा योजना बनाई, जिसके अंतर्गत 6 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए वुल्फ कब्स, 8 से 14 आयु के लिए बालीला, 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए अवानगार्डिया, 19 से 21 वर्ष की आयु के नवयुवकों के लिए गियोवानी फासिस्टी नामक संस्थाएं स्थापित की। इस प्रकार बालिकाओं के लिए भी पिकोले इटालियन एवं गियोवानी इटालियन नामक 2 संस्थाएं बनाई। इस संस्थाओं में प्रशिक्षित युवक युवतियां ही फासिस्ट दल के सदस्य बन सकते थे। और पोप के साथ भी एक लेटन समझौता हुआ, जो मुसोलिनी और पोप लेटन समझौते के नाम से जाना जाता है। यह समझौता पोप पायस 11वें के साथ 11 फरवरी सन 1929 को किया गया था। जो मुसोलिनी की विदेश नीति थी वो था महत्वाकांक्षी नीति, और लोसाने की संधि द्वारा तुर्की से डोडेंसी तथा रोड्स द्वीप पर पुनः प्राप्त करने लिए उसने किलेबंदी की और 9 सैनिक अड्डे स्थापित किए। इस प्रकार मुसोलिनी जो भी विरोधी थे इटली में, उनकी चुन चुन कर हत्याएं करने लगा और अपने आप को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया। इस प्रकार रोम बर्लिन जो टोक्यो धुरी एक समझौता हुआ था, ये उसमें मुसोलिनी प्रमुख था, और ये समझौता भद्रजन समझौता के नाम या जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार जो इटली का एक अगला कदम था वो था अबिसिनिया पर भी आक्रमण किया था। फ्रांस का समर्थन पाकर 3 अक्टूबर सन 1935 को अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया और 5 मई सन 1936 में अबिसिनिया की राजधानी अदीस अबाबा पर भी इससे पहले अधिकार कर लिया। इस प्रकार आक्रमण करने के कारण राष्ट्रसंघ की 16वीं धारा के अंतर्गत इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो मुसोलिनी नाराज होकर सन 1936 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। फिर रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ 25 अक्टूबर 1936 को। यानी जो रोम बर्लिन टोक्यो, इस शब्द का पहली बार प्रयोग नवंबर 1936 में मुसोलिनी द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार मुसोलिनी बहुत ही एक खतरनाक व्यक्ति बनकर उभरा और 22 मई सन 1939 को इटली व जर्मनी के मध्य एक राजनीतिक या सैनिक समझौता, जिसे फौलादी समझा स्टील पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों में पारस्परिक विचार विमर्श, सामान्य हितों की रक्षा आदि करना था। अब अगला है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें मुसोलिनी ने भाग लिया था रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के अंतर्गत। और मुसोलिनी का पतन इस प्रकार होता है, अपनी पुरानी संगाल नीति के कारण इटली पूरे विश्व में देरी से 10 जून सन 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। जुलाई संगाल नीति ये नीति है कि शेर, कोई भी जंगल में जब शेर शिकार करता है तो वो शिकार खाने के बाद जो बचा खुचा है वो संगालों के लिए छोड़ देता है। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में इटली जब देखता है कि अब इस विश्व युद्ध में शामिल होंगे, क्योंकि उसको जो बचा खुचा था वो फायदे का सौदा देखा, इसलिए
वो द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। तो जुलाई सन 1943 में सिसिली में इटली की पराजय के बाद इटली के राजा ने मुसोलिनी को बंदी बनाने का आदेश देते हुए मार्शल बोडोगिलियो को शासन का भार सौंपा। इस प्रकार मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम कर लिया और 8 सितंबर को हिटलर के कुछ स्टॉर्म ट्रूप्स हवाई छतरी दस्ता मुसोलिनी को कैद से छुड़ाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए, किंतु बाद में 18 अप्रैल सन 1945 को इटली के देशभक्तों ने मुसोलिनी और उनकी प्रेमिका पेतासी को गोली से उड़ा दिया गया। एपीजे टेलर ने मुसोलिनी को पाखंडी सीजर डेनिस मैक्स ने उसे आश्चर्यजनक आडंबरी कहा। 10 जून सन 1946 को राजतंत्र की समाप्ति के बाद इटली को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार इटली में फासीवाद का उदय और उसका विकास और उसका पतन हुआ।